नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी। सैनी साहब, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार। सैनी साहब, आप कृषि मंत्री रहे हैं, बैकग्राउंड भी आपका एग्रीकल्चर से रहा है। आप अपने आप को एक किसान के रूप में ही स्थापित किए गए हैं। विभाग भी आपके अनुसार मिला और पहली बार एमएलए बने, पहली बार में मंत्री बने। कैसा अनुभव रहा? देखिए, हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है और किसान परिवेश में पैदा होने से साथ ही मेरी एक कल्पना ये भी रही कि राजस्थान की कृषि जो इतने वर्षों में जो प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि विकास का रास्ता गांव और कल्याण से निकलता है। चुनाव के वक्त में हर राजनीतिक पार्टी अन्नदाता कह के वोट लेती है, लेकिन जब किसान हितों की बात होती है तो उतने सकारात्मक परिणाम उसके नहीं आए। और यही सोच के मैंने कृषि के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, गरीब के क्षेत्र में, गांव की स्थिति कैसे सुधरे, यही सोच के राजनीति में मैंने प्रवेश किया था। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी तक की आज़ादी के 65 साल बाद भी अगर किसान, जिसके लिए वास्तव में अन्नदाता जिसे कहा जाता है, उसकी स्थिति ये हो तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि कुछ तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। 342 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे राजस्थान में है। उसमें 2/3 से ज़्यादा जो कृषि भूमि के अलावा ड्राई लैंड हमारे, सूखी है, शुष्क भूमि है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, वन क्षेत्र है। तो इसके भौगोलिक परिस्थिति के कारण भी है। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि राजनीतिक चेतना के अभाव में, क्योंकि राजनीति में 75% से ज़्यादा लोग भले ही लोकसभा और विधानसभा में तो जाते हैं, लेकिन किसान पे, कृषि पे और उनकी हालत पे चिंता नहीं होती। इसलिए इसके पूरी जिम्मेदारी यदि हम लें तो राजनीतिज्ञ भी इसके लिए पूरे रूप से जिम्मेदार है। किसान को यूज किया गया मात्र वोट बैंक के रूप में। सही अर्थों में यही बात ठीक है, क्योंकि हमारा किसान हर बार धोखा खाता है। राजनीति से भी खाता है, प्रकृति से भी खाता है और सरकार से भी खाता है। आप मंत्री रहे, आपने बड़ी बारीकी से भी देखा हो। कहीं ब्यूरोक्रेसी का भी ऐसा लगता है आपको कि ये जो चीज़ें बनाते हैं, आप कोई भी प्लानिंग बनाते हैं जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं रुकावट डालते हैं? क्योंकि चर्चा ये रहती है, कई बार आरोप लगते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है वो हावी हो रहती है और फाइलें दबा के बैठ जाती हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि सारे मंत्री जो बन के आते हैं वो इतने क्वालिफाई नहीं हो पाते। और हमारे देश में तो इतिहास रहा है राबड़ी देवी का, जो मुख्यमंत्री भी बन के रही है। हमारे राजस्थान से भी ऐसे बहुत लोग हैं जो शिक्षा की दृष्टि से साक्षर हैं, लेकिन परिस्थितिवश उनको मंत्री बनाया जाता है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स है वो जनप्रतिनिधियों पे हावी हो जाते हैं और उसका यही परिणाम होता है कि वो मनमानी नीतियां एयर कंडीशन रूम में बैठ के बनाते हैं। न उन्हें गांव का, न वहाँ के मौसम का, न वहाँ की ज़मीन का ज्ञान होता, लेकिन योजनाएं बन जाती और उसका परिणाम ये होता है कि बार बार हमको योजनाओं को परिवर्तन करना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बने कि वास्तव में जो किसान है उसके लिए, जैसे कि अभी वर्तमान सरकार का दावा है कि हमने किसान आयोग बनाया। किसान आयोग की डिमांड बहुत समय से होती आ रही थी और इसे हमने अमली जामा पहनाया है। उससे शायद किसानों की हितों की रक्षा हो चुकी है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों को क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, वो सब एक रिसर्च के रूप में भी आ सकेंगी। और सरकार का ये भी दावा है कि जिस व्यक्ति को हमने बनाया वो खुद भी एक तरह से किसान है। देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ। इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में विश्व में अपने एक कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने एक योजना निर्धारित की और उसमें यह तय हुआ कि 1970 से 1980 के दशक तक हम उत्पादकता वृद्धि के काम करेंगे। 80 से 90 तक जो उन्होंने काम किया, सेल्फ लाइफ का किया, यानी कृषि में हमारे जो खाद्यान्न और फल है उनकी लाइफ कैसे बढ़े, इस पर काम किया। उसके बाद इन्होंने सेफ साइज एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद जो काम हुआ 2000 से 2000 तक,
उसमें उन्होंने प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स की मात्रा फल और सब्जी में कैसे हो, ये एक चरणबद्ध तरीके से विकास वहाँ हुआ। उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर कृषि के क्षेत्र में इनोवेटिव स्कीम्स के बारे में, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे पौरा सिंचाई पद्धति हो, ग्रीन हाउस हो, पॉली हाउस हो, फिशरीज हो, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर और पिगरी, पोल्ट्री, डकरी, ये सारे काम जब कोई करे तो निश्चित रूप से राजस्थान की कृषि का, राजस्थान के किसान का भला होना संभव है। जहाँ किसान आयोग की बात है, निश्चित रूप से सरकार को सलाह देने के लिए एक किसान आयोग का होना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन जो विश्व के ख्यातिमान विशेषज्ञ थे, और राजस्थान में हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई थी, 6 थीमेटिक ग्रुप्स बनाए, और उसमें एक विषय ये भी था कि किसानों को नवाचार के लिए, किसानों से सीधे संपर्क के लिए एक किसान आयोग का गठन हो। तो राजस्थान पहला राज्य था जहां पर हम लोगों ने किसान आयोग का गठन हमारी सरकार में 2008 में किया। हमारी सरकार बदली, राजस्थान में कांग्रेस का गहलोत सरकार बनी, 2009 में उसी का पुनरावृत्ति हुई, किसान आयोग का गठन हुआ। लेकिन अब तक भी इन्होंने मात्र 2012 फरवरी तक पहली बैठक ऑर्गेनाइज की इन्होंने। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की उदासीनता है। अपने इलेक्शन एजेंडे को पूरा करने के लिए घोषणा तो करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स उसमें कहीं ना कहीं उसमें ऐसी कानूनी दिक्कतें और अड़चने पैदा करते हैं जिससे समय रहते हुए काम नहीं हो पाता। लेकिन वही मेरी बात है कि जो अड़चने हैं, आपने सही कहा कि एक तो पढ़ने लिखने का बड़ा ही अभाव रहता है, और अगर लिटरेसी हो तो सामने वाले के समझ में बैठता है कि हर चीज़ समझ रहे हैं और इसका ये जवाब चाहते हैं। लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा के अभाव में ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपके वक्त में आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन की बात की, इसके बाद खजूर की खेती के लिए भी आप लोगों ने कोशिश की, तो ये सब चीज़ें थी, क्यों रिसर्च हो पाया, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट आपके समझ में नहीं हो पाई? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो विजन था, उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, ऑप्टिमम यूज पानी का कैसे हो, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, चैनल्स की स्थापना राजस्थान में हो, ये काम हमारी सरकार में जब वसुंधरा जी थे, हम लोगों ने सारे काम किए। क्योंकि हम लोगों ने मिट्टी से लेके, पानी से लेके, बीज से लेके, उत्पादन से लेके, उत्पादकता से लेके, ट्रेसिंग से लेके, ग्रेडिंग, पैकिंग, वैक्सिंग और वैल्यू एडिशन तक का एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया। और उसी का ये परिणाम हुआ कि इजराइल की जो हमारे यहाँ सबसे पहले 65 किसान इजराइल गए, कृषि तकनीक को हम लोगों ने वहाँ अध्ययन किया, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखा, वहाँ के पानी को देखा, और इन सारी परिस्थितियों को यदि हम कंपेयर करें तो राजस्थान और इजराइल में कोई अंतर नहीं था, दोनों की भौगोलिक परिस्थिति एक ही थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि नवाचार के क्षेत्र में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेटिव ट्रेनिंग सेंटर, जो एक अभी पूरे देश में हम यदि देखें तो पुणे में स्थापित था, उससे अच्छा इनोवेटिव सेंटर राजस्थान में हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो मार्केटिंग है, फ्लोरिकल्चर है, इसका पूरे देश में नहीं पूरे विश्व आज का ग्लोबलाइजेशन और आजकल के उदाहरण के युग में निश्चित रूप से राजस्थान भी प्रगति करे, ये लोग हम लोगों ने काम किया। आप आश्चर्य करेंगे, यही नहीं तो ओलिव कल्टीवेशन का काम भी राजस्थान में हुआ। ICAR, इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर काउंसिल जो है, उन्होंने, भारत सरकार ने हमको मना किया राजस्थान को कि राजस्थान जैतून की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जैतून की कृषि के बारे में रिसर्च हुई, अनुसंधान हुई, वैज्ञानिकों ने किया, सफलता नहीं मिली। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद दूंगा तत्कालीन को, कि उन्होंने कहा हमको ये इनोवेटिव काम करना है, और हम लोगों ने 210 हेक्टेयर में 1 लाख पौधे राजस्थान में हम लोगों ने स्थापित किए। आप आश्चर्य करेंगे, आज यदि हम ये देखते हैं कि स्पेन, ब्राजील, मोरक्को, इटली सहित कई कंट्रीज में ओलिव की खेती होती है। ऑयल का जो कंटेंट है वो 12% से लेकर 16% ऑयल कंटेंट निकलता है। पहली बार हमारा राजस्थान में उत्पादन हुआ
उत्पादन होने के बाद ऑयल कंटेंट्स उसके देखे गए और ऑयल कंटेंट्स में भी लगभग 10 से 12% पहले ही साल में ऑयल का कंटेंशन राजस्थान में हुआ जैतून का। लेकिन राजस्थान की सरकार ने वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स, यहाँ पर रिफाइनरी नहीं लगाई। अब इस साल प्रोडक्शन काफ़ी होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस देश में राजस्थान पहला राज्य है जिसने जैतून के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम किया। अभी पंजाब, हिमाचल, आपके हरियाणा और गुजरात 1-1 लाख पौधे राजस्थान से लेकर गए। फार्म ऑफ एक्सीलेंस ही हम लोगों ने राजस्थान में बनाए। ये अच्छी बात है। तो सैनी साहब के साथ बातचीत का दौर जारी रहेगा एक मुलाकात में, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का, या लेंगे छोटा सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी। सैनी साहब, आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने की, वर्तमान सरकार ने भी अपने स्तर पर की होंगी, पिछली सरकार ने भी, और भी जो रही हैं की। सरकार कोई भी हो तो किसान के लिए योजना बनाती है, क्योंकि आप मंत्री रहे, जो योजना बनाते हैं आप चाहते हैं कि जिस मकसद से कि किसान जो धरती पुत्र है उसको सीधा लाभ है। क्या मानते हैं कि पूरा जो आप विचार करके चलते, सरकार जितना एजेंडा जितना विचार करके चलते, जो प्लानिंग बनाती है, उसका पूरा लाभ किसान को मिलता है? देखिए, उत्पादकता और उत्पादन गुणवत्ता सुधार पर 2006-07 में भारत सरकार ने राजस्थान को 1 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया, क्योंकि हम लोगों ने पल्सेस यानी दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में। मेरा सवाल ये है कि तो आपकी प्लानिंग रही, आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो निश्चित रूप से चाहेगी किसान का भला हो, आवाज़ भी यही उठती है। मेरा सवाल ये है कि आप मंत्री रहे हैं, आपसे में सारी चीज़ें भी देखी हैं, किसान के लिए जो योजना आपने बनाई क्या पूरी तरह से उसका लाभ मिल पाया? देखिए, कृषि योजना आपके द्वार कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे राजस्थान में चालू की, और उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा बीज से लेकर उत्पादन तक, और वहाँ पर जैसे उनको जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, फौरा सिंचाई पद्धति है, बीज है, हॉर्टिकल्चर से एक्टिविटीज़ है, तो इन कैंप्स के माध्यम से ही हम लोग सीधे किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है। योजना कोई भी होते, आप किसी भी योजना, बाकी कि आप गाँव से भी जुड़े रहे हैं, आज चाहे वर्तमान सरकार की स्थिति लेने चाहते हैं, इसलिए वर्तमान सरकार का दावा है कि हमने निःशुल्क बीज वितरण किया जो उनके मैनिफेस्टो में भी। तो क्या मानते हैं कि इस तरह की जो योजना होती है सीधी जो किसान को असर होना चाहिए, किसान को जिसका लाभ मिलना चाहिए, पूरी तरह से मिल पाती है? देखिए, सरकार की जो योजना है निःशुल्क बीज वितरण, हमारे वक्त में भी हम लोगों ने की। चिंता का विषय राजस्थान के लिए यह है कि हमारा सीड कॉरपोरेशन है, वो बीज उत्पादन में आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, और हमें आज भी बीज अन्य कई स्टेट से लाके राजस्थान में किसानों को मिनी किट्स के माध्यम से हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बीज वितरण के पीछे मंशा सरकार की स्पष्ट होना चाहिए। जैसे इस सरकार के द्वारा रज का बीज, मक्का का बीज, मोनसेंटो कंपनी जो कि आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में उसके विरुद्ध विद्रोह है, और वो उनका ये कहना कि बीज को एक बीज माफिया के रूप में पूरे देश नहीं पूरे विश्व में काम कर रहा है, और हमारा जो ट्रेडिशनल सीड है उसको ख़त्म करने की एक साजिश है, और सरकार उसकी झांसे में आई और 39,000 क्विंटल बीज किसानों को निःशुल्क तो दिया, लेकिन वहाँ का जो पेरेंटल सीड था वो सीड धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि किसान कई सदियों से हमारे पेरेंटल बीज से ही उत्पादकता ले रहा था। उसका अलग एक टेस्ट था, अलग व्यवस्था था, जहाँ सर्टिफाइड और जैसे जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड सीड और टर्मिनेट सीड का जहाँ प्रचलन बढ़ा, तो हमारे प्रकृति के जो वंशागत जो लाभ थे उसमें नुकसान हुआ। इसलिए बीज तो इन्होंने निःशुल्क दिया, लेकिन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का खुलकर दुरुपयोग इसमें हुआ। 500 करोड़ से अधिक प्रत्येक साल का जो पैसा था वो इनोवेटिव स्कीम से भी इनको खर्च करना था। जैसे किसानों के लिए नई योजनाएं बनती, कोई अच्छे सीड के सर्टिफिकेशन के काम किसानों को देते, डोमेस्टिकेशन प्रदर्शन देते, प्रोसेसिंग यूनिट्स का काम ये करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया, और मात्र बीज खरीद के 10 दिन का काम और पूरा बजट समाप्त किया इन्होंने। कई शिकायतें मिली, हमारा बीज पीएम हो गया, यानी नपुंसक बीज हो गया धीरे धीरे। इसलिए एक तरफ बीज को देना। अच्छा प्रभुलाल जी, एक मेरा सवाल और है यहाँ पे कि क्या केंद्र में भी आपकी भी पार्टी गवर्नमेंट रही है,
आप भी अपनी पार्टी के नेताओं से मिलते रहते हैं कि भविष्य में क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि जैसे रेल का बजट होता है, क्योंकि आज भी आबादी इतनी है जो गाँव में निवास कर रही है और खेती पे हमारी काफ़ी व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था है, वो निर्भर है। तो क्या इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए? आपका क्या मानना है? देखिए, आज भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कृषि का बजट होता है। वहां किसान कृषि उत्पादन उत्पादकता सारा बजट उनके वेलफेयर ऑफ फार्मर्स को होता है, एजुकेशन से लेके किसान की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ये है कि 50% से अधिक महिलाएं जो खेती करती हैं, लेकिन उनका शिक्षा का स्तर ठीक नहीं, इसलिए आज के नवाचार के क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाते। इसलिए फील्ड स्कूल चलाने का काम हमारे वक्त में हम लोगों ने किया था। फील्ड में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैविक ग्राम घोषित हम लोगों ने किए थे, 20 ग्राम हम लोगों ने घोषित किए थे। हम लोग चाहते थे, तो मेरा भी ये सोच है, मैंने बजट में भी घोषणा में, अभी बजट सत्र में भी मैंने सुझाव दिया था कि अन्य राज्य की भांति राजस्थान में भी कृषि का बजट अलग बने। और आप ये आश्चर्य करेंगे, जब हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वो 28% राजस्थान का कृषि पशुपालन पे, इन पे डिपेंड करता है। और यदि हम बजट को देखते हैं तो मात्र 1% भी बजट किसानों के हित में सरकार घोषणा नहीं करती। अगर मान लो आपकी सरकार आती है जी, चुनाव है, 11 महीने भी बाकी हैं लगभग, ये मान लीजिए अगर भगवान करे आपको भी अगर कृषि मंत्री बनने का मौका मिलता है, तो क्या डिमांड रखनी है, ये कोशिश करेंगे सरकार में कि कृषि का बजट अलग से? कृषि का बजट हो, ऐसी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, क्योंकि हम 75% किसान गांव गरीब को इग्नोर नहीं कर सकते बजट। तो उनके हितों की रक्षा के लिए। सर ये बताएं कि आप कृषि मंत्री रहे हैं, आपने कई योजनाएं बनाई, विदेश भी जाके आए नवाचार के लिए, आपके वक्त की कोई योजना है जो वर्तमान सरकार में भी कारगर है? देखिए, हमारी 1 दर्जन से अधिक योजनाएं थी जो सरकार के पास शीतलन व्यवस्था में आने की अंतिम सांसें गिन गई। सबसे पहले हमारी योजना ये थी कि हम लोग ये चाहते थे कि राजस्थान में किसान भवन बने। हम लोगों ने बनाए और इस सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि 4 साल की सरकार की रही, इन्होंने होटलों पे उसको ठेके पे दे दिया। दूसरी हमारी सोच ये थी कि राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज जो हमारा नेटिव ब्रीड है राजस्थान में, उसके लिए हम लोग जर्म प्लाज्म करके लगभग 27 करोड़ की योजना लेके आए थे। उसे मल्टीपल ओइलेशन भी हमको करना था, ब्रीड कन्फर्मेशन भी करना था और डीएनए प्रिंटिंग का भी काम हमको करना था। लेकिन हम लोगों ने योजना तो दे दी, लेकिन सरकार उसको भूल गई। सरकार को चाहिए था कि उसको किसान तक लेके जाते हो। इसी प्रकार हमारी सरकार के वक्त में हम लोगों ने 6 थीमेटिक ग्रुप्स MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनाई थी और उसमें हम लोगों ने चारे से लेके, क्रेडिट इंश्योरेंस से लेके, मिट्टी से लेके, पानी से लेके, मार्केटिंग चैनल्स तक का काम किया था हम लोगों। उसको ही नहीं कर पाए। उसके अलावा ओलिव कल्टीवेशन का काम भी हम लोगों ने किया था। किसान के खेत तक इनको जाना चाहिए, इन्होंने उसमें भी एक भी किसान के खेत तक ले जाने का दुस्साहस इन्होंने नहीं किया। इसी प्रकार हमारी सरकार के वक्त में हम लोगों ने ये कहा था कि बच्चियों की शिक्षा के लिए, जो बच्चियां कृषि विषय पढ़ती है, उनके लिए पैसे देने का काम हम लोगों ने 3,000 से 5,000, 10,000, इन्होंने पैसे तो बढ़ा दिए, लेकिन टारगेट भी अचीव ये नहीं कर पाए। इसलिए सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि अगर आपकी सरकार की योजनाओं को लागू रखते तो शायद किसानों का ज्यादा भला होता था। बिल्कुल होता। समर्थन मूल्य की बात करके ये लोग आते हैं, मौसम बीमा की बात करके आते हैं, फसल बीमा की बात करके आते हैं। इनका संचालन ठीक नहीं हुआ। मौसम बीमा आधारित जो फसल बीमा योजना थी, उसमें कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। प्राइवेट कंपनियों को जब लाभ कम मिलने लगा तो इन्होंने उसमें कोई प्रयास नहीं की और उसका परिणाम हुआ कि जो लाभ राजस्थान के किसान को वेदर बेस्ड इंश्योरेंस का मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। आज भी कई किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा। 45 दिन में फसल बीमा का, मौसम बीमा का पैसा देने की बात ही लोग करते हैं, लेकिन आज 6-6 महीने, 4-4 महीने तक ये नहीं दे पाते। इससे फेल्योर सरकार के सिस्टम के गुण लग रहा है। अच्छा, दो छोटे छोटे मेरे सवाल है, समय हो चुका है। एक सवाल है कि आपके जो सिद्धांत थे, आपकी जो विचारधारा है, बीजेपी से मत करती? बिल्कुल, मैं शुरू से ही बीजेपी से जुड़ा हूँ और पार्टी की जो हमारी पंचनिष्ठा है, एकात्म मानववाद की हमारी जो विचारधारा है, इस पे मेरी आस्था जुड़ी हुई है और हम उसी के आधार पर काम करते हैं। और अगर हम बात करें आज राजस्थान में राजनीतिक दलों की स्थिति की, तो क्या कहना है?
देखिए, अन्य राजनीतिक दलों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारा दल है, राष्ट्रीय एकात्म मानववाद का जो विचारधारा रखती है, निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए, इकाई तक जाने के लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है। और हमारा ये प्रयास होगा कि हम उस सिद्धांत को पालन करते हैं जिस सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी में कहा है, न अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम मम कामये मात्र न दरिद्रनाय रक्षाई। यानी जो एक महाभारत का एक श्लोक था, उसके आधार पर हमारी पार्टी काम करती है। चलिए सैनी साहब, आपने वक्त दिया, और क्योंकि आपकी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है और शायद किसानों का भला भी तभी हो सकता है जब इसमें से निचोड़ निकल सके। और दावे भी खेती के लिए ठुक के जाते, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि वोट बैंक के रूप में किसान क्षेत्र को याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब वक्त आता है उसकी सेवा का, तो बजट भी बढ़ा दिया जाता है। खैर, बात है कि आपको कभी मौका मिलेगा तो किसान की जरूरत के हिसाब से आप इसको ध्यान देंगे। अब एक मुलाकात को देंगे यहीं पे विराम। अब दीजिए जो भी इजाज़त, आप हमारे स्टूडियो बहुत शुक्रिया।